वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। लॉकडाउन में देश ने लगभग 2 महीने बिता लिए हैं। इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ है। कोरोना के मामले बढ़े हैं तो ठीक होकर घर लौटने वालों का हौसला भी बढ़ा है। इसी बीच जो लॉकडाउन 4 शुरू हुआ उसमें कई रियायतें मिली, कुछ दुकानें खुली, कुछ बाजार खुले, लेकिन इसके साथ ही एक मुसीबत का पिटारा भी खुला क्योंकि कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। रियायतों के साथ ही सही, लेकिन लॉकडाउन 4 में हालात बदल गए। बाजार खुल गए, दफ्तरों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया, जहां तहां जाम भी लगने लगे, पार्कों में लोग टहलने के लिए जाने लगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में जिंदगी को कामकाज की पटरी पर लाने की कोशिश हुई। जब लॉकडाउन लगा था तो देश में एकदम सन्नाटा, घर की लक्ष्मण रेखा कोई निकल नहीं सकता था। लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने पूरे होते होते वातावरण बदल चुका है, जिंदगी दौड़ने लगी। लेकिन इसके साथ ही कोरोना के फैलने का खतरा भी तेजी से दौड़ने लगा है। सारे कायदे कानून सड़क पर आकर टूट जाते हैं। याद रखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इन सारे विषयों में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। रियायतें जिंदगी को आसान बनाने के लिए मिली हैं, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं। ये तस्वीर तो देश की राजधानी दिल्ली की है। पार्क में मेला लग गया, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। बगैर मास्क या सामाजिक दूरी के लोग पार्कों में बने जिम में कसरत करने लगे। पार्कों में जाने की बेताबी देखिए कि गेट बंद है, बोर्ड लगा है तो लोग दीवार फांद कर टहलने पहुंचने लगे। और इन सब का असर यह होने लगा कि देश में कोरोना के केस हर रोज बढ़ने लगे। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ। उस दिन देश में कोरोना के मामले 96,169 थे और मरने वालों की संख्या थी 3,029। 19 मई को मामले 1,01,139 हो गए और मरने वाले हो गए 3,163। 20 मई को मामले 1,06,750 हो गए और मरने वाले हो गए 3,303। 21 मई को मामले 1,12,358 हो गए और मौत का आंकड़ा पहुंच गया 3,435। 22 मई को मामले 1,18,447 हो गए और मरने वाले 3,583। जबकि 23 मई को मामले 1,25,101 हो गए और मरने वाले हो गए 3,720। यानी 6 दिन में मामले बढ़ गए 28,932, यानी रोजाना 4,822, जबकि मरने वालों की संख्या 6 दिन में बढ़ी 691। अगर यही हालात रहा तो 2 महीने के लॉकडाउन से जितना फायदा हुआ है वो सब एक झटके में घाटे में बदल जाएगा। सरकार का निर्णय तो पूरे देश के लिए अहम है, इसी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है। कुछ चीजें जरूर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप ही चलती है और फिर तो अलग अलग तरीके से चलना है, अलग अलग व्यवहार पे तो फिर मुझे लगता है नियम कानून का उल्लंघन भी होगा। हालांकि इस बीच कई जगहों पर लोग कायदे कानून का पालन भी कर रहे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग का बाजार 5 महीने बाद खुला तो भी ईद के त्योहार के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। 5 महीने से ज्यादा के बाद मार्केट खुली है, जिसकी वजह से न तो कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर डरे हुए हैं। दूसरी बात, स्टाफ भी सब अपने अपने घर चले गए हैं। बहुत मिनिमम स्टाफ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मार्केट को ट्रैक पे आने पे काफी वक्त लगेगा। अब इस मुरादाबाद की तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां रेड जोन में ये धक्का मुक्की हो रही है। भीड़ सैकड़ों की आधमकी और सामाजिक दूरी का तो नामो निशान तक नहीं।
यहाँ विधायक हाजी इकराम कुरैशी के न्योते पर पहुंची भीड़ थी, जो भूल गए थे कि रियायतों के बावजूद लॉकडाउन जारी है। जुमा अलविदा की परंपरा का निर्वाह करने के नाम पर जरूरतमंदों की ऐसी भीड़ आ गई कि कोरोना के रेड जोन का भी ख्याल नहीं रहा। ये मेरे यहाँ हर साल जुमतुल अलविदा पर होता चला आया है, मेरे वालिद के ज़माने से। उसी तरह से भीड़ इकट्ठी होती थी और उसी तरह ये आ गए हैं। मैं सोशल डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये भीड़ है, आ रही है तो क्या करूँ? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई भी इसमें नहीं हो रहा है ना। आप बनवा दो सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, लगभग कितने लोग यहाँ एकत्रित अब मैं ये मेरे यहाँ परंपरागत तरीके से हमेशा से होता चला है। ये तो लॉकडाउन 4 से पहले ही साफ होने लगा था कि अब आत्म अनुशासन की जरूरत ज्यादा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को बहुत कुछ तय करने का अधिकार दे दिया। तय हुआ कि राज्यों को कोरोना के जोन में बांटने का अधिकार राज्यों को ही होगा। केंद्र की गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकारें छूट का दायरा निर्धारित कर सकती हैं। राज्य सरकारों को दुकानें खोलने का अधिकार मिल गया। राज्यों को बस सेवा दूसरे राज्यों के साथ भी चलाने की इजाजत मिल गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर नाई की दुकान, सैलून, स्पा वगैरह खोलने की इजाजत मिल गई। शॉपिंग मॉल के अलावा दूसरी दुकानें खुलने लगी, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, बार, स्कूल, कॉलेज बंद ही रखे गए हैं। इन सब में ऑनलाइन सेवा को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन इन छोटी छोटी रियायतों ने ही लगता है कि कोरोना को भी रियायत दे दी है। ऊपर से सोमवार से हवाई सेवाएं भी शुरू होंगी और 1 जून से 200 रेलगाड़ियां भी। 200 ट्रेनें जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से अलग अलग जगह, तो एक प्रकार से क्रॉस कंट्री 200 नॉन एसी ट्रेन की सूची कल जारी कर दी गई है। उसकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं। अब लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है और ट्रेनें जोड़ते जाएंगे। जो नॉर्थ की तरफ जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और वहां से गुजरते हुए आगे नॉर्थ ईस्ट में जाती है, उन ट्रेनों की बुकिंग हमने शुरू नहीं की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां थोड़ी स्थिति सामान्य हो जाए। अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा, हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी और जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जो हमारा अनुभव होगा उसके अनुसार हम एडजस्ट। ये सही है कि लॉकडाउन के बीच भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते गए, लेकिन ये भी सही है कि लॉकडाउन ने हालात को बहुत हद तक नियंत्रण में रखा। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन ने भारत में कोरोना के फैलने की तीव्रता को 60% से भी ज्यादा तेजी से घटाया। भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ तो मामले 500 के करीब थे, लेकिन 18 मई को बंदिशों में ढील मिलने के अगले ही दिन ये आंकड़े 1 लाख के पार चले गए। 22 मई को सिर्फ एक दिन में करीब 6000 नए मामले सामने आए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, जबकि 7 मई से रोजाना 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे थे। इससे इतना तो साफ है कि अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की जरूरत है, नहीं तो छोटी सी भूल बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उसके पीछे की सोच यही थी कि लोगों के बीच संपर्क नहीं रहेगा, लोग अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना का जो ये संक्रमण तेजी से फैलता है वो नहीं फैलेगा, और हुआ भी यही। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उनके लिए बहुत मुश्किल स्थिति आ गई, क्योंकि वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जैसे ही जीवन के साधन कम होने लगे, वो अपने घरों की ओर निकलने लगे। रास्ते में ही कईयों ने अपनी उम्मीदें गंवाई, कईयों ने जान। कोरोना के इस दौर में मुश्किल और बेबसी से भरा जो चेहरा सामने आया वो मजदूरों का है। लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद हो गया तो करें क्या? तो ये प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ निकल पड़े। कुछ लोग दिल्ली से निकले, कहीं कोई हरियाणा से, तो कहीं कोई मुंबई से, कहीं कोई हैदराबाद से, तो कहीं कोई बेंगलुरु से। लॉकडाउन के इन 2 महीनों में अगर कोई एक तस्वीर नहीं बदली तो वो इन मजदूरों की। जब देश बिल्कुल बंद था तब भी ये सड़कों पर थे, और जबकि लॉकडाउन 4 में काफी ढील दे दी गई है तब भी ये सड़कों पर हैं। ये मारा है साहब, हाँ ये साहब बहुत मारा है, और हमने कहा साहब चले जाएंगे, हम पैदल चले जाएंगे,
ये साफ देखो। राजस्थान से झारखंड जा रहा था। फिर क्या हुआ उसमें? टक्कर खा के गाड़ी और पलटी। इस बीच इनको घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल गाड़ियां भी चला दी, जो 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर शुरू हुई। लेकिन मजदूरों की बेहिसाब संख्या के आगे ये गाड़ियां बहुत कम पड़ गईं। सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं, ना टोकन मिला है ना कुछ सुविधा मिली है हमको। 9 महीने के बच्ची धूप में परेशान हो रही है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, रिक्शा चला रहे थे हम। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चला के वो जो खाने के लिए कुछ नहीं, लास्ट में रिक्शा ही बेच के खा गया। अब मेरे पास 1 पैसे भी नहीं है, तो क्या करें? आप घर जाना चाहते हैं? मरेंगे या तो भूख से मरेंगे। इन 2 महीनों में कोरोना तो इनको बाद में मारता, इससे पहले भूख इनको मार डालती। और नहीं मार पाई तो हालात ने बहुत बदतर बना दिया। होटल में काम कर 2 महीना से बैठे हुए हैं, 2 महीना से मालिक छुट्टी कर दिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी सिर पर सामान उठाए अपने कदमों से इन मंजिलों को नापने लगी, जिनको छोड़कर वो शहर आई थी। सरकार ने अभी तक मजदूरों के लिए 2000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन अभी भी 70% मजदूरों को घर वापसी का इंतजार है। रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले इन मजदूरों के लिए लॉकडाउन के 2 महीने बहुत भारी बीते। और इसकी सबसे दर्दनाक तस्वीर ये रोटियां हैं, जिन्हें कमाने के लिए 16 मजदूर अपना सब कुछ छोड़कर परदेश गए थे। रोटियां रह गईं, वो चले गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर 8 मई को 16 मजदूरों की मौत हो गई। 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। कोरोना के कारण तमाम कंपनियां बंद हो गईं। अब मजदूर क्या करें? कंपनी वाले मुफ्त में रोटी खिलाने से रहे और इनके पास इतना संचित धन तो होता नहीं कि महीनों महीने बैठकर खा लें। इसीलिए मध्य प्रदेश के रहने वाले वो मजदूर घर जाने के लिए महाराष्ट्र के जालना से निकले थे। औरंगाबाद से भुसावल के रास्ते में जालना से करीब 40 किलोमीटर दूर बदनापुर और करमाट के बीच रेल पटरी पर सुस्ताना इनके लिए जानलेवा साबित हो गया। ये मजदूर चले गए, बच गईं तो वो रोटियां जिन पर राजनीति भी कम नहीं। ऐसे न जाने कितने हादसे मजदूरों की जिंदगी को मौत में बदलते गए। 22 मई को यूपी के मिर्जापुर में मुंबई से चले मजदूर सड़क किनारे आराम कर रहे थे कि एक डंपर आया और 3 मजदूरों को कुचलता चला गया। 16 मई को यूपी के ही औरैया में प्रवासी मजदूरों से भरी गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 24 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 10 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से हैदराबाद से यूपी आ रहे 5 मजदूरों की मौत हो गई। एक गाड़ी आई इन लोगों की, वो आई और हम लोग की गाड़ी में टक्कर मार के चली गई। ऐसी एक लंबी सूची है, कहां तक गिनती करेंगे आप? अभी तक तो आपने देखा कि 2 महीनों में मजदूरों को सिस्टम ने कैसे पस्त कर दिया। अब आप देखिए कि कोरोना भी कैसे इन मजदूरों की जिंदगी को दूभर बना रहा है। लॉकडाउन में जैसे तैसे ये मजदूर घर तो आ गए, लेकिन इनके साथ आते चले गए कोरोना के वायरस। बिहार में कोरोना के अब तक 2263 मामले सामने आए। इनमें अपने राज्य लौटे संक्रमित मजदूरों की संख्या करीब 1200 हो चुकी है। इनमें भी दिल्ली से लौटे 333 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र से बिहार लौटे लोगों में 293 और गुजरात से आने वाले 212 मजदूरों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था, तभी वो चाहते थे कि मजदूर जहां हैं वहीं रहें। कि हम लोगों को अपनी जगह पर सुरक्षित रहना और कोई भी कारण से बाहर से आने वाले लोगों के चलते या कहीं से भी, एक व्यक्ति का आपको पता चला मुंगेर का, आप जानते हैं, उनका तो निधन हो गया, लेकिन उनके चलते 11 लोग उनके अलावे प्रभावित हो गए।
अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जहां की स्थिति भी मजदूरों में कोरोना को लेकर अच्छी नहीं है। अब तक 20 लाख से ज्यादा मजदूर बस और ट्रेनों से यूपी लौटे हैं। करीब 10 लाख मजदूर वैसे भी हैं जो बगैर किसी सरकारी मदद के आए हैं। अब तक करीब 51,000 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिनमें से 1,423 कोरोना मरीज निकले। और इतनी बड़ी संख्या में हम माइग्रेंट पॉपुलेशन को एट रैंडम सैंपलिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो एक व्यवस्था है जो हमने अपना लिया है। कितनी संख्या आएगी, कितने पॉजिटिव निकलेंगे, हम कितना उनको उपचार कराएंगे, ये हमारा एक पूरा व्यवस्था बना हुआ, तो हम तो करते रहेंगे इसको। इसका अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कितनी संख्या आगे बढ़ सकती है, पर जो भी है हम उसको नियंत्रण में रखें। वैसे मजदूरों पर पहले दिन से ही राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं दिखती जिससे इनकी जिंदगी में खुशियों का राज हो। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जान है तो जहान है। लोगों ने इस बात को समझा भी, सबको मालूम था कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सवाल ये उठने लगा कि नुकसान आखिर कितना और नुकसान आखिर कब तक। और अब देखिए, जो सबसे भयावह स्थिति है वो ये कि रिजर्व बैंक ने इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की गई। कोरोना आया तो बचाव में घरों के दरवाजे बंद हो गए। लोग घरों में बंद हुए तो कल कारखानों पर ताले लगे, उत्पादन ठप पड़ गया। अब फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत मिली तो मजदूर डे टू डे प्रयत्न कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए, लेकिन अभी आप देखिए हमारी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेबर को समझा रहे हैं और उनको समझा के कह रहे हैं कि आप जब भी फ्री होंगे, जब आपका लॉकडाउन सारा भारत में खत्म हो जाएगा, स्मूथली जब आना जाना हो जाएगा, उस टाइम पे हम आपको भेजेंगे। हमारे यहाँ पे 500 आदमियों की जरूरत है और 500 आदमी से अगर हम सोचें कि 400 आदमी में प्लांट चल जाए, वो संभव नहीं है। मेंटेनेंस की जगह मेंटेनेंस का है, टेक्निकल की जगह टेक्निकल का आदमी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रिकल का आदमी चाहिए। अप्रैल के महीने में ऑटो सेक्टर में कमाई धमाई नील बटे सन्नाटा। मार्च में औद्योगिक उत्पादन का इंडेक्स 17% लुढ़क गया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बिजली की खपत 16% गिर गई और रुपया मार्च से लेकर अब तक डॉलर की तुलना में 4% गिर गया। विदेशी निवेशकों ने अपने पांव पीछे खींच लिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो उनमें भारतीय बाजार भी है। इस बीच ये जरूर हुआ है कि कच्चे तेल की कीमत में 45% तक गिरावट आई, जिससे सरकार जरूर राहत का अनुभव कर रही है। लेकिन 2 महीने की बंदी ने देश के उस सपने को वक्त की मुट्ठी में बंद कर दिया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर अपना बही खाता लेकर हिसाब बताने आए तो हिसाब कम, सरकार का दुखड़ा ज्यादा था। The combination of fiscal, monetary and administrative measures being currently undertaken both by the government and the RBI would create conditions for a gradual revival in activity in the second half of 2021. Nonetheless, downside risks to this assessment are significant and contingent upon the containment of the pandemic and quick phasing out of social distancing and lockdowns. Given all these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. रिजर्व बैंक को यह डर सता रहा है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जीडीपी निगेटिव रहेगी। कारण यही कोरोना। महंगाई नियंत्रण में आएगी या नहीं, ये साफ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक मानता है कि पूरी दुनिया ही मंदी की तरफ बढ़ रही है। देश के 6 बड़े औद्योगिक राज्य मोटे तौर पर रेड या ऑरेंज जोन में हैं, जिनको औद्योगिक उत्पादन में 60% योगदान है। जिन राज्यों पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी, उन राज्यों के लिए पहले लॉकडाउन मजबूरी थी। अब बाजार और कल कारखाने खोलने की मजबूरी है। इसीलिए तमाम राज्यों ने कोरोना के फैलने का जोखिम उठाते हुए भी बाजार खोल दिए। कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा
और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। इस बीच राज्यों का दबाव केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने के लिए रहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए की मदद की थी। केंद्र ने सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज में राज्यों की हिस्सेदारी के करीब 46,000 करोड़ रुपए जारी किए, जो कई महीने का इंस्टॉलमेंट था। केंद्र ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए भी जारी किए। साथ ही राज्य सरकारों के कर्ज लेने की सीमा को जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया। लेकिन बड़े संकट का हवाला देकर राज्यों ने हर बार अपना दुखड़ा रोया, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बिना राज्य सरकारों के सहयोग से तो देश चल नहीं सकता। विकास तो राज्य सरकारें करती है राज्यों के अंदर। उनकी इकोनॉमी की कोई स्थिति बनी कोई कल्पना नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। तो भारत सरकार को जितनी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है प्रधानमंत्री जी के साथ में, हमेशा हमने ये कहा है कि आप राज्यों को किस रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं, किस प्रकार इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, किस प्रकार लोन की जो सीमा होती है जीडीपी की 3% उसको 5% कीजिए, जो कर्जे चुकाने होते हैं उनको मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने के लिए। गाइडलाइन तो भारत सरकार की है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। अब यही हमने कहा था कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार, और उसमें चाहे औद्योगिक गतिविधि है, व्यवसायिक गतिविधि है, वो संचालित करने का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इस बिगड़े हालात में राहत की एक तिजोरी पिछले 12 मई को खुली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया, तो दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। लॉकडाउन ने बेरोजगारी का खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अप्रैल में ही 91% से ज्यादा छोटे कारोबारियों और मजदूरों का काम धंधा बंद हो गया। 18% से ज्यादा कारोबारियों के कामकाज ठप पड़ गए। कंपनियों में काम करने वाले 17% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो इस साल मार्च में 8.74% थी, लेकिन अप्रैल बीतने तक ये 23.52% तक पहुंच गई। जबकि विपक्ष का कहना है कि आर्थिक पैकेज में आम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। आज तक ब्यूरो। 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तब कोरोना के मामूली मामले थे हमारे सामने, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये तूफान की आहट भर थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भले ही संक्रमण की जो रफ्तार थी वो कम हुई थी, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। और चौथा चरण जब तक आया, तब हमारे सामने 1 लाख से अधिक संक्रमण के मामले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन का पहली बार ऐलान किया, तब लोगों को यह अंदाजा शायद ही रहा होगा कि 2 महीने बाद भी देश पर जड़ा कोरोना से डर का ताला खुलेगा नहीं। ये संकट मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे,
अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और ये बस इसलिए हुआ कि कोरोना के मामले बढ़ते हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 के पहले दिन देश में कोरोना के कुल मरीज 635। 15 अप्रैल को जब लॉकडाउन दूसरा शुरू हुआ तो यह संख्या बढ़कर 11,440 हो गई। 4 मई को जब लॉकडाउन तीसरा शुरू हुआ तो मरीजों की संख्या बढ़कर 42,533 हो गई, जबकि 18 मई को लॉकडाउन 4 के आने तक यह संख्या 96,169 हो गई। कोरोना के बढ़ते आंकड़े डराते हैं। दरअसल इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे हालात और बिगड़े। उनमें से ही निजामुद्दीन के तबलीगी जमात का मामला है, जहां से कोरोना के मरीजों का प्रसार कई इलाकों में होता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 28 देशों में करीब 60 ऐसे कार्यक्रम हुए जिन्होंने कोरोना को बहुत तेजी से फैलाया। उनमें से 2 कार्यक्रम हिंदुस्तान में ही हुए। 10 से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के इकट्ठा होने के चलते 4,300 मामले बढ़े। वहीं मई के पहले हफ्ते में नांदेड़ से पंजाब आने वाले सिख श्रद्धालुओं के चलते 1,000 मामले बढ़े। कोरोना के संक्रमण ने तो धीरे धीरे समूचे देश को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इनमें भी महाराष्ट्र और गुजरात की हालत बद से बदतर होती चली गई। आज तक ब्यूरो। जनपद के मार्केट में, दिल्ली के जनपद के बाजार में हम इस समय खड़े हैं, जहां पर लोग धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहते हैं आर्थिक तौर पर। लेकिन जहां तक चिकित्सा का सवाल है, उस हिसाब से भी भारत आत्मनिर्भर था नहीं जब कोरोना का ये संक्रमण का बम फूटा था पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद से भारत में कोशिशें हुई वैज्ञानिकों द्वारा, और आज पीपीई किट से लेकर मास्क और तमाम दवाइयां हम यहीं बनाते हैं। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। जंग बड़ी भी है और तगड़ी भी है, क्योंकि जंग एक ऐसे दुश्मन से है जो अदृश्य है। जी हाँ, कोरोना वायरस, मेड इन चाइना। वायरस के खिलाफ विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत कोरोना के खिलाफ एक बड़ा युद्ध जीतने की तैयारी में दिन रात जुटा है। भारत में लॉकडाउन के पूरे 60 दिन हो चुके हैं, यानी कोविड-19 से भारत का महामुकाबला पिछले 60 दिन से चल रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन 60 दिनों में भारत कोरोना वायरस की लड़ाई में किस मुकाम तक पहुंचा है। हम आपको आज बताएंगे कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की तैयारी कितनी है। देश में कोरोना भले ही नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या भी 1.25 लाख के पार पहुंच गई है, लेकिन कोरोना की स्पीड जितनी है उससे कहीं ज्यादा तेज भारत ने उससे लड़ने की तैयारियां की है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, न थकना है न हारना है। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। और आज की तारीख में कोरोना के खिलाफ भारत की तैयारियां देख लीजिए। अस्पतालों की संख्या 740, आइसोलेशन 56,000, संक्रमित मरीजों के लिए बेड 3,05,000, संदिग्ध मरीजों के लिए बेड 3,51,000, ऑक्सीजन वाले बेड 99,492, आईसीयू बेड 34,076। इससे आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को लेकर अब भारत दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। और चलिए अब आपको कोरोना की जंग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। भारत ने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसके चलते आज भारत में रोजाना लाखों पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है।
जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई बनाए जा रहे हैं। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत ने सिर्फ 60 दिनों में ये सफलता हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत इस मामले में केवल चीन से पीछे है। मार्च 1 को जो हिंदुस्तान एक पीपीई किट भी नहीं बनाता था, आज प्रतिदिन 3 लाख पीपीई किट्स हम लोग बना रहे हैं। जी क्या में जिस इंडस्ट्री के बारे में किसी ने सुना नहीं था, आज वो लगभग 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। 200 से ज्यादा कंपनीज इस देश में खड़ी हो गई, वो भी लॉकडाउन में। सिर्फ पीपीई किट ही नहीं, कोरोना वायरस संक्रमण से मुकाबला करने के लिए देश में N95 मास्क का उत्पादन भी जोरों पर है। मास्क बनाने वाली कंपनियां अपनी क्षमता से 50% अधिक उत्पादन कर रही हैं। वहीं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी SHG भी 7.5 करोड़ से ज्यादा साधारण मास्क बनाकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश में मास्क के उत्पादन को बढ़ाने और निर्माताओं और विक्रेताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 6 कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो से सत्यापित मास्क बना रही हैं। इन कंपनियों की क्षमता प्रतिदिन 1,56,965 मास्क बनाने की है, लेकिन ये कंपनियां क्षमता से अधिक 2,31,000 मास्क रोज बना रही हैं। 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। कोरोना वायरस की जंग में भारत दुनिया की मदद कर रहा है। अमेरिका से लेकर ब्राजील, ब्रिटेन से लेकर रूस तक सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ऐसे में कोविड-19 की लड़ाई में भारत की एक मुश्किल को अमेरिका ने आसान कर दिया है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत एक टीके को विकसित करने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त भी बताया। It's been so great, and as you know, your Prime Minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. एक और जहां अमेरिका ने भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिकों की एक टीम ने संक्रमित मरीजों के लिए वेंटिलेटर की शेयरिंग का नया फॉर्मूला विकसित कर लिया है। इसके अलावा भारत दूसरे देशों से कल पुर्जे लाकर वेंटिलेटर तैयार कर रहा है। भारत में अब तक हर महीने औसतन 5,000 वेंटिलेटर तैयार हो रहे थे। सिंगापुर, कोरिया और जापान से आने वाले रॉ मटेरियल के बाद भारत में वेंटिलेटर के उत्पादन की क्षमता हर दिन बढ़ती जा रही है। वेंटिलेटर की समस्या का काफी हद तक समाधान इन 60 दिनों में हो गया है, तो भारत में पहला स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट भी तैयार है। अभी मई के महीने में ही हम देश के अंदर RT-PCR किट्स भी और एंटीबॉडी टेस्ट किट भी भारत में अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंडिजिनस और पर्याप्त जितनी भी हमारे देश की जो अभी आवश्यकता है, हम 1 लाख टेस्ट पर डे की जो टारगेट बना रहे हैं, ये सब कुछ हम भारत के अंदर ही जो है बनाना प्रारंभ कर देंगे और आने वाले समय में हमारी भारत की किट्स का ही इस्तेमाल इन टेस्ट के लिए होगा। पिछले 60 दिन में देश ने अपनी टेस्टिंग की क्षमता में जबरदस्त सुधार किया है और प्रतिदिन टेस्टिंग की संख्या 100 गुना बढ़ गई है। ICMR के मुताबिक 24 घंटे में अब 1,15,364 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में 24 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला टेस्ट हुआ था।
इसके बाद अगले कुछ दिन केवल पुणे की लैब में ही टेस्ट हुए। फरवरी के पहले हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 4 हो गई। अभी देश भर में 555 सरकारी और प्राइवेट लैब कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह 60 दिन में भारत ने कोरोना पर जीत तो नहीं बल्कि जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और कोरोना की इस जंग में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से लड़ने के लिए कहा तो ये तय हुआ था कि भारत टीम इंडिया की तरह लड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये आई कि इंडियन पॉलिटिकल लीग के हिसाब से पार्टियां बढ़ती चली गई, सियासी तूतू मैमे शुरू हुई और विपक्षी दलों ने सरकार पर इल्जाम लगाए, सरकार ने विरोधी दलों पर। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। Does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed. कोरोना संक्रमण काल के लॉकडाउन में 60 दिनों तक बहुत कुछ ठप रहा, लेकिन जो चीज ठप नहीं रही वो थी सियासत। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी केंद्र सरकार पर त्योरियां चढ़ाए रहे। कभी लॉकडाउन पर, कभी इंतजामों पर, तो कभी 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर रहे। शनिवार यानी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से तबाही का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। तीनों ने तूफान की तबाही देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान कर दिया। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी तो वापस लौट आए, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके दौरे और राहत पैकेज पर सवाल उठा दिए। ममता ने कहा कि नुकसान तो 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, लेकिन मोदी ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर उन्होंने राज्य का 56,000 करोड़ रुपए का बकाया भी मांग लिया। But I told Prime Minister that we will get 53,000 crores from the central government regarding devolution, regarding this food subsidy, regarding these social schemes, central schemes. प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना करने को लेकर यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में खूब सियासत हुई। सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं तो आरोप लगे कि सरकार ने मजदूरों से टिकट के पैसे वसूले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों का किराया कांग्रेस देगी। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। उधर बिहार सरकार कोटा से बच्चों को वापस लाने पर फंस गई। बिहार से लेकर राजस्थान तक सियासत सरगर्म हो गई। आप देखिएगा कि अगर लॉकडाउन तो सब राज्यों के लिए होना चाहिए था, तो अगर गुजरात सरकार अगर उत्तराखंड में बसेस भेज करके लोगों को लाती है, यूपी की सरकार लाती है, अन्य प्रदेशों की सरकार उनको लाती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? इस सियासत में बुरे फंसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलील देते रहे कि गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस ही नहीं आई, तो वो आखिर क्या करें। 14 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगरा का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें एक महिला अपने सूटकेस पर बच्चे को रखकर उसे खींच रही थी। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा, थके हुए कदमों से ये किसका भविष्य खींचा जा रहा है? यूपी रोडवेज की 20,000 बसें किस दिन के लिए हैं, यदि हम विपदा के मारे इन हिंदुस्तानियों को घर भी नहीं ले जा सकते? आपके भाषणों से, पैकेजों से इनका भरोसा टूट चुका है। ये कदम अब अपने गांव पहुंचकर ही रुकेंगे। इन्हें घर पहुंचाइए। 16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर
कांग्रेस की तरफ से 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी। 18 मई को योगी सरकार ने कांग्रेस को बसें लाने की इजाजत दे दी तो पार्टी ने राजस्थान में बसों की लाइन लगा दी। साथ ही 1066 बसों की सूची यूपी सरकार को भेज दी। अब यहाँ सियासत गरमाई। यूपी सरकार ने 121 बसों में खामी निकाल दी। कहा कि तमाम बसें फिट नहीं हैं। कोई नंबर ऑटो का है तो कोई कार का। यूपी सरकार ने बसों को राजस्थान बॉर्डर पर ही रोक दिया। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 20 मई की दोपहर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला करीब 500 बसें लेकर नोएडा पहुंच गए। बोले कि चेक कर लो, ये बसें हैं, ऑटो रिक्शा नहीं। सबके कागज वगैरह सब दुरुस्त है। मैं कहता हूं जब कैमरे पे सारी बसें दिखाई दे रही हैं तो आप इनको स्कूटर कैसे बता देंगे? यूपी सरकार टस से मस नहीं हुई। इस बीच प्रियंका वाड्रा ने सरकार से कहा कि जो भी बसें हैं उन्हें चलाने की तो इजाजत दीजिए, क्योंकि मजदूर परेशान हो रहे हैं। परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर, तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। कांग्रेस की बसें तो नहीं चली, लेकिन सियासत चलती रही। उधर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलते हुए सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 मई को सर्वदलीय बैठक बुला ली। बैठक में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर हमला बोला। सोनिया ने कहा, कोरोना को 21 दिन में खत्म करने का पीएम का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सरकार के पास कोरोना संकट से बाहर निकलने की कोई नीति नहीं थी। कोरोना टेस्ट और पीपीई किट के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही। सारी शक्तियां पीएमओ के पास हैं। वो कर्मचारियों और कंपनियों के हितों की सुरक्षा करें। सोनिया गांधी के साथ इस सर्वदलीय बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीताराम येचुरी, तेजस्वी यादव और स्टालिन शामिल रहे, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गायब थे। उधर आम आदमी पार्टी का कहना था कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन का चौथा चरण आते आते धीरे धीरे कुछ आप खुलता हुआ देश को जरूर देख रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन भी था यानी सड़कों पर और कोई नहीं था तो कुछ कोरोना कर्मवीर, कर्म योद्धा, डॉक्टरों से लेकर पुलिस वाले तक तब सड़कों पर मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री ने भी देश के जरिए कोशिश ये की कि उनकी हौसला अफजाई की जा सके, कभी ताली थाली बजाकर, कभी दिए जलाकर। उम्र का 100वां पड़ाव और कोरोना को दे दी मात। जी हां, यही तो जज्बा है भारत का। इंदौर में 100 साल की दादी कोरोना को मात देकर घर लौटी हैं। चंदाबाई परमार ने कोरोना से जंग जीती तो देश उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। भारत में एक के बाद एक 4 बार लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन में भारत को पूरे 60 दिन हो गए। बीते 60 दिनों में देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1.25 लाख को पार कर गई। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात है इन 1.25 लाख मरीजों में से करीब 52,000 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है, यानी ठीक होकर घर लौट आए हैं। कोरोना से ठीक होने के मामले में भारत का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे बेहतर है। भारत में रिकवरी रेट 41.39% है। भारत में कोरोना के खिलाफ एक नई परंपरा भी शुरू हुई है। जो कोरोना से ठीक होकर घर लौट रहा है, उस कोरोना वॉरियर पर लोग फूल बरसा रहे हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन लोगों में कोरोना के खिलाफ जज्बा भरने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। कोरोना वायरस की महामारी को विश्व युद्ध से भी भयानक बताते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीयों से एकजुट होने की अपील की और 22 मार्च को ठीक शाम 5 बजे ताली या थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देने का मंत्र भी दिया। अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें
और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर पूरे देश ने ताली या थाली बजाई। बॉलीवुड से लेकर आम लोगों तक सोसाइटीज में, कॉलोनीज में, घरों की बैल्कनीज में, मकानों की दहलीज से 130 करोड़ भारतीयों ने ताली और थाली बजाई। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के 60 दिन हो गए, लेकिन इसके आगे क्या है दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। लॉकडाउन का चौथा चरण इस समय चल रहा है। रियायतों के बीच जैसे लॉकडाउन की परिभाषा ही बदल गई है। 60 दिन पूरे होते होते तक लोगों के मन में यह भी सवाल आने लगा है कि लॉकडाउन क्या आगे और बढ़ता रहेगा। वैसे जानकारों की अगर हम माने तो आने वाले कुछ महीने कोरोना के संक्रमण के हिसाब से और खतरनाक हो सकते हैं। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के कहर से जूझ रही है और भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1.25 लाख के ऊपर चला गया है। सवाल यहाँ पर ये कि भारत में एक के बाद एक 4 लॉकडाउन हो गए, यानी 60 दिनों से भारत लॉकडाउन में जी रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? विशेषज्ञों की माने तो अभी तो महज ये झांकी है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कोरोना को हराने के लिए भारत ने तैयारियां तो भरपूर कर ली हैं, लेकिन कोरोना पर एक रिसर्च बताता है कि भारत में कोरोना का रौद्र रूप अभी नहीं दिखा है। इस अध्ययन के मुताबिक जून और जुलाई के महीने में कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर होगा। जून के आखिर में तो कोरोना अपने विकराल रूप में नजर आएगा। जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कोरोना ट्रैकर बताता है कि भारत में रोजाना कोरोना के मामलों में नया उछाल देखने को मिल रहा है। 23 मई को भारत में 6,600 से ज्यादा कोरोना वायरस के केस आए। ये भारत में रोजाना नए केस के मामले में सबसे बड़ा उछाल है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के लिए एक और खबर है। कोरोना वायरस संक्रमण लॉकडाउन में धीमा रहा। भारत का RO यानी कोविड-19 रिप्रोडक्शन रेट लॉकडाउन के बाद खासा गिरा, लेकिन अब रफ्तार धीमी हो गई है। अमेरिकी स्टडी में दावा है कि लॉकडाउन ने भारत में कोरोना फैलाव की तेजी को 60% से ज्यादा घटाया। स्टडी में पाया गया कि 24 मार्च को भारत बंद होने से एक दिन पहले RO यानी कोविड-19 रिप्रोडक्शन रेट 3.36 था, यानी एक संक्रमित व्यक्ति 3 से अधिक सामान्य व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा था। लॉकडाउन 1 के अंत तक 14 अप्रैल को RO 1.71 पर आ गया। 3 मई को जब लॉकडाउन 2 खत्म हुआ तो ये घटकर 1.46 हो गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक और स्टडी में पाया गया कि लॉकडाउन की वजह से 20 लाख केस और 54,000 मौतों को रोका जा सका है। आज तक ब्यूरो। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए रियायतों का गलत उपयोग कतई मत करिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।